गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है सीजीएल के लिए लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत। इसमें ऑलरेडी 8 to 9 सेट्स हो चुके हैं। ये आपका 70 सेट्स का क्वेश्चन होता है जो कि आपका जो सिलेबस है उसको फुल्ली कवर्ड करता है। जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा कवर कर रहा है। अगर आप टाइम रहते हैं इसको देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं संस्कृत जिसमें भी रहा है तो उसी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर डाल दिया गया है। तो आप जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें लैंग्वेज रहा है संस्कृत का, उसी तरीके का क्वेश्चन निकाला गया है। उस जितने भी सिलेबस आपका है, जो भी सिलेबस में है वो सारा कवर किया गया है। और साथ साथ इसके साथ 1000 क्वेश्चन का सेट ऑलरेडी डाला गया है। अगर आप उसको देख रहे होंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो जो 1000 क्वेश्चन का सेट है, 25 सेट है, उसमें 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन पर सेट है। उसमें भी आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया। अगर वो आप उसको ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप जितने भी जो चैप्टर रिलेटेड वीडियोस हैं उसको देखिए, उससे आप कंपेयर कीजिए कि जितना भी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, जो आपका सिलेबस में जो पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन वहां किया गया था। और अभी भी क्वेश्चन वहीं से आ रहा है जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। किस सिद्धांत को सामाजिक समझौता भी कहा जाता है? किस सिद्धांत को सामाजिक समझौता भी कहा जा सकता है? ऑप्शन ए रनन सिद्धांत, बी समन्वय सिद्धांत, सी संकेत सिद्धांत या डी संगीत सिद्धांत। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो यू विल गेट 3 मार्क्स, और अगर नेगेटिव होता है, गलत होता है आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा 1 मार्क्स जो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। किस सिद्धांत को सामाजिक समझौता भी कहा जा सकता है? ए रनन सिद्धांत, बी समन्वय सिद्धांत, सी संकेत सिद्धांत या डी संगीत सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी संकेत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं का ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी? तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं को ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। मतलब जो हम लोग इशारे से, जो संकेत से बोल रहे थे, आंगिक चेष्टाओं को ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया, मतलब उसको कॉपी किए और वो भाषा बनी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंगित भाषा, बी आवेग सिद्धांत, सी संपर्क सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंगित सिद्धांत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सत्य है? 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद आपके ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। फर्स्ट सेंटेंस, समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण 500 ईसा पूर्व का है। अब इसमें क्या बताना है आपको? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अगर दोनों है तो दोनों में लगाएंगे, एक है तो एक करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे, और कोई नहीं है तो नन ऑफ द अबव लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 1, बी 2, सी 1 एंड 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 एंड 2 बोथ। मतलब समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है, ये करेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है कि संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण 500 ईसा पूर्व का है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध सिंधी भाषा से नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध सिंधी भाषा से नहीं है?
ये जो क्वेश्चन सब अभी आपने देखे, ये सारे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, उससे है ये सारे क्वेश्चन। ऑप्शन ए विचौली, बी सिरैकी, सी लाडी या डी धन्नी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी धन्नी। धन्नी जो है, धन्नी का संबंध सिंधी भाषा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है? ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा, प्रथम प्राकृत। निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है? ए पाली, ऑप्शन बी मध्यकालीन प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाली। किसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैसाची भाषा का अन्य नाम नहीं है? यह भी क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पैसाची भाषा का अन्य नाम नहीं है? ए भूत भाषा, बी चांडिल भाषा, ऑप्शन सी पैसाचिकी और ऑप्शन डी भूत भाषित। तो आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पैसाची भाषा का अन्य नाम नहीं है? तो कौन सा अन्य नाम नहीं होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो? चांडिल भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज ने कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? भोज ने कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए 68, बी 70, सी 72 या डी 74। तो भोज ने कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? कितने अलंकार को स्वीकार किया है भोज ने? करेक्ट आंसर है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यह कथन किससे संबंधित है? अनौचित्यादते नानद्य रंग भंगस्य कारणम। यह कथन किससे संबंधित है? कथन दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी का स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। या कभी कभी वेद से कोई लाइन, जैसे वेद हुआ, उपनिषद हुआ, उन सब से भी कोई जो फेमस लाइन होता है, जैसे कि तमसोमा ज्योतिर्गम है, सभी स्कूल के लोगों में होता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? या कुछ फेमस जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इनको इजी क्वेश्चन माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप जब जीएस पढ़ते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यह कथन किससे संबंधित है? अनौचित्य आदते नानद्य रंग रस भंगस्य कारणम। ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी दंडी और ऑप्शन डी रुद्रट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रुद्रट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, धूर्त चरितम। धूर्त चरितम निम्नलिखित में से किस रूपक का उदाहरण है? धूर्त चरितम निम्नलिखित में से किस रूपक का उदाहरण है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी प्रहसन, ऑप्शन सी डिम या ऑप्शन डी विधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रहसन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैराग्य शतक में कुल पद्यों की संख्या कितनी है? ये 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका। वैराग्य शतक में कुल पद्यों की संख्या कितनी है? ए 101, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 121 एंड ऑप्शन डी 151। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैराग्य शतक में कुल पद्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है 111। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं। उसी हिसाब से आप अपना, अभी भी आपके पास टाइम है, या तो आपको चैप्टर को रिवीजन करने की जरूरत है या और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपको उसको डिटेल पढ़ने का जरूरत है, तो आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि आपको कहाँ तक आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इसमें जो आपका मैचिंग दिया हुआ है उसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो नंबर 1 है आपका रघुनाथ चरित डैश देकर लिखा हुआ मातृगुप्त। नंबर 2 सेतु काव्य डैश वामन भट्टबाण। 3 कादम्बरी सार अभिनंद। 4 स्वप्न वासव दत्ता भाष। अब इसमें आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ A1 B2 C3 D4। ऑप्शन बी A3 B1 C2 D4। ऑप्शन सी A2 B1 C3 D4 एंड ऑप्शन डी A3 B1 C2 D4। अब इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? सी है A2 B1 C3 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदमाला किसकी रचना है? कुंदमाला किसकी रचना है? ए मम्मट, बी कृष्णमित्रा, सी भवभूति या डी दिंगनाग। तो किसकी है? ये है दिंगनाग की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें मैचिंग में कौन सा करेक्ट मैच नहीं है वो आपको बताना है। ए गुरुकुल पत्रिका डैश देकर है अहमदाबाद। बी महाराज संस्कृत पत्रिका मैसूर। पुराणम वाराणसी। डी संस्कृत प्रतिभा नई दिल्ली। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गुरुकुल पत्रिका का अहमदाबाद, ये करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती किस कवि के माता पिता हैं? प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती किस कवि के माता पिता हैं? ए श्री हर्ष, बी हर्षवर्धन, सी जयदेव या डी पंडित जगन्नाथ। तो किसके माता पिता हैं ये? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कवि के माता पिता, कवि के गोत्र, उनकी रचनाएं, उनका कार्य, मतलब जो टाइम पीरियड था वो कहाँ निवास करते थे। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्रभाकर वर्धन और यशोमती किस कवि के माता पिता हैं? करेक्ट आंसर होगा बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को संधि विग्राहक भी कहा गया है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, बी मल्लीनाथ, सी त्रिविक्रम या डी भारवी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? किसको कहा गया है? ए विश्वनाथ को संधि विग्राहक। संधि विग्राहक विश्वनाथ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किस संस्थान से है? ए विदर्भ महाराष्ट्र, बी पद्मपुर दक्षिण भारत, सी गोनर्द गोंडा या डी साकेत अयोध्या। तो कहां से ये संबंधित है? गोनर्द गोंडा, ये जो बाबा रामदेव वाला पतंजलि है उसके बारे में नहीं बात हो रही है, जो संस्कृत में आचार्य है उसके बारे में बात हो रही है। पतंजलि का संबंध किस स्थान से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोनर्द गोंडा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वर्धन किसके राजाश्रित कवि थे? मतलब आनंद वर्धन जो थे किस राजा के कवि थे, किसके राज्य में थे वो? तो ऑप्शन ए महेंद्रपाल, बी जयादित्य, सी अवंती वर्मा या डी महिपाल। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी अवंती वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव का प्रिय छंद कौन सा है? ए वसंत तिलका, बी शिखारणी, सी अनुष्टुप या डी वंशस्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदर्भी और गौड़ी रीति के समन्वय के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए भारवी, बी अंबिका दत्त व्यास, सी रत्नाकर या डी अमरूक। तो कौन
प्रसिद्ध है, कौन फेमस है? वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के समन्वय के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है? अंबिका दत्त जो है, अंबिका दत्त व्यास, वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू काव्य के आद्य प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी रोयक या ऑप्शन डी त्रिविक्रम। चंपू काव्य के आद्य प्रणेता कौन है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी त्रिविक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में को सही सुमेलित कीजिए। आपके दो ऑप्शन दिए, उसमें जो आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। नंबर 1 में कपिल सांख्य सूत्र, बी जामिनी मीमांस सूत्र, सी कणद ब्रह्म सूत्र या डी बद्रायण वैशिक सूत्र। तो करेक्ट इसमें आपको बताना है। पहले तो आप इसको अरेंज करेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन A1 B2 C3 D4, ऑप्शन बी A1 B3 C2 D4, ऑप्शन सी A1 B2 C4 D3 और लास्ट ऑप्शन A4 B1 C3 D2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी A1 B2 C4 D3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको हस्बैंड वाइफ या कपल्स का नाम दिया, वो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सुखनास मनोरमा, ऑप्शन ए सुखनास मनोरमा, बी राजशेखर अवंती सुंदरी, सी गौतम भानुमति या डी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी। तो ये तो सही है, ये तो आप उसमें पढ़े होंगे वेद में। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं है। सी में जो गौतम है, गौतम का क्या होगा? अहिल्या होगा, भानुमति नहीं होगा। बाकी जो रेस्ट है वो सारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमारिल भट्ट का शिष्य नहीं है? ए हस्तामलक, बी उम्बेक, सी मंडन मिश्र या डी प्रभाकर मिश्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए हस्तामलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नल की राजधानी कौन सी थी? राजा नल की राजधानी कौन सी थी? नल एंड दमयंती वाला आप पढ़े होंगे, तो उसमें उसकी राजधानी जो कैपिटल है कौन सी थी? ए अचलपुर, बी कन्नौज, सी निषद देश या डी शालातुर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी राजधानी थी। करेक्ट आंसर क्या है? निषद देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष का निवास स्थान किस पर्वत पर था? ये मेघदूत से क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी। तो यक्ष का निवास स्थान किस पर्वत पर था? ए रामगिरी पर्वत, बी हेमकूट पर्वत, सी उठक वन पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो यक्ष का निवास स्थान किस पर्वत पे था? रामगिरी पर्वत पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाक प्रंसामहे किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है? जितने भी ग्रंथ होते हैं तो उससे मंगलाचरण छंद होता है, मतलब भगवान के लिए कुछ छंद, पूजा के लिए जो छंद होता है वो होता है। तो ये जो लाइन है ये किसका मंगलाचरण छंद है? ए ऑप्शन ए है मथुरा विजयम, ऑप्शन बी महाभारतम, ऑप्शन सी ऋतु संहारम या ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम। तो आपके पोर्शन में जो भी दिया हुआ, जैसे कि पूर्व मेघ है, अभिज्ञान शकुंतलम है, शिवराज विजयम है, शिशुपाल वधम है या फिर सुखनासोपदेश है, तो ये सब में जितने भी मंगलाचरण है, अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबका याद कीजिए, आपकी वेणी संहारम का याद कीजिए, अमरूक शतक का याद कीजिए, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया उसका तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको 100 में 90 तक स्कोर करना है तो इतना डीपली आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो 60-70 तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे इसमें।
अगर उससे आगे बढ़ना है, पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये जो बेसिक चीज है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मंगलाचरण छंद को याद रखना है या किसको समर्पित है ये भी याद रखना पड़ेगा फिर। तो ये सब अगर याद रखना है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 20 डेज भी सीरियसली प्रिपेयर कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यू जहां से भी आपको मिल रहा है, आप अगर आप देख सकते हैं, तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को, अच्छे प्रिपरेशन लेवल जो है आपका, उसको और हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, जो पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो बार बार रिपीट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये आपके पेपर 2 के लिए मैं बोली, और पेपर 3 तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही होगा। तो पेपर 2 के लिए आपको जितना भी क्वेश्चन कहीं से भी मिल रहा है वो सारा आप कवर कीजिए, और जितना हो सके रिविजन कीजिए, क्योंकि अभी जो आप रिवीजन करेंगे वही आपको एग्जाम हॉल में काम देगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका काम है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप ये टाइम भी, मान लीजिए एग्जाम हो जाता है, जनवरी में हो जाता है, ठीक है, उस समय तक आप वेट कर रहे थे कि अभी तक ये नहीं आया, नोटिस नहीं आया, तो एडमिट कार्ड नहीं आया, अगर आ जाएगा उसके बाद आप लेकर बैठेंगे, तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप सिर्फ पैनिक होंगे कि पहले पढ़ लेते। अगर आप सितंबर से पढ़ लेते, अक्टूबर से पढ़ लेते, तो अभी तक आपका बहुत कुछ हो गया होता है। तो अभी भी टाइम है, अभी आप पूरा पोर्शन देखिए, वीडियोस ज्यादा लंबे नहीं है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है तो आप डिटेल एक बार वहां पे देख लीजिए, फिर एक सेट लगाइए। डेली अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका लैंग्वेज पेपर बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा, फर्स्ट चैप्टर का देखा, फिर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर एक वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरीके से आप डेली देख भी रहे हैं 40-40 मिनट्स, तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम हो जाता है और उसमें अगर स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो आप तो जानते ही है क्या होगा। 10 लोग तो बोलेंगे ही, आपके अपने फैमिली मेंबर्स तो आपको छोड़ेंगे नहीं। सब लोग को मौका मिल जाएगा बोलने का कि 2016-19 से हो रहा है और एग्जाम हुआ तो फिर इतना खराब मार्क्स क्यों आया। तो ये सब सुनना ना पड़े, इसके लिए आप अच्छे से पढ़िए, और ये ना सुनना पड़े कि बैंक देते तो अच्छा होता, रेलवे देते तो अच्छा होता, या फिर कुछ और कर लेते, बीएड कर लेते, तो मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब कर लेते। ये सब सुनने से बेटर है कि आपके पास अभी टाइम है, आप उसको पढ़िए, और जो भी आपका कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज कहाँ से पढ़ना है या कैसे पढ़ना है। बहुत लोग अभी भी बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो बुक के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ग्रामर के लिए मैं बोल चुकी हूँ कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी लीजिए। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप जहाँ के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, वहाँ का एनसीईआरटी का सिलेबस तो हर जगह सेम ही होता है। तो आप ग्रामर के लिए 6 to 10 जो ग्रामर बुक चलता है किसी भी स्कूल में, आप वो ग्रामर बुक लीजिए। संस्कृत सहचर हो या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी हो या व्याकरण का कोई भी बुक चल रहा है, आप वो ले लीजिए, और उसमें जो आपके सिलेबस में वो सारा पढ़ लीजिए। क्योंकि संधि, समास, कारक, ये सब कहीं नहीं बदलने वाला, आप उससे कवर इजीली कर सकते हैं। ये सारा पोर्शन, उच्चारण स्थान हुआ, महस्व सूत्र हुआ, वहां से पढ़ सकते हैं। बचा जो आपका जो स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है, उसके लिए जो झारखंड जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो ऑनर्स पेपर है, तो उसके पेपर्स में आप सेमेस्टर वाइज देखेंगे तो सब कुछ वहीं से दिया गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस तरीके से आप सिलेबस अगर देखेंगे, जो स्पेशली झारखंड वाले हैं मैं उनको बता दे रही हूँ। बाकी भी अगर झारखंड का ही सिलेबस फॉलो करेंगे तो बेटर होगा उनके लिए भी। ये जहाँ का भी ग्रेजुएशन का सिलेबस हो, आप यूपी या किसी और स्टेट से भी हैं, बिहार से भी है, तो जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का संस्कृत ऑनर्स का पेपर है उसका आप सिलेबस देखिए, और जेएसएससी का सिलेबस देखिए, सेम है। आप उससे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइड निकलता है या कुछ टीच योर सेल्फ टाइप निकलता है, या फिर उसका बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उससे चैप्टर कवर कर लीजिए, या उसका नोट्स भी मिलता है जहाँ यूनिवर्सिटी वाले बुक सब मिलते हैं, या रांची में अवेलेबल है। रांची में तो मिल ही जाएगा आपको कुछ ना कुछ पढ़ने का। और जो अदर स्टेट वाले, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ कॉलेज बुक्स आपके मिलते हैं वहां पे आप जाकर देख लीजिए, तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल जो ऑनर्स पेपर का सिलेबस है संस्कृत का, उसी से ये सिलेबस दिया हुआ है, सेम सिलेबस है, आप उसके बुक्स को फॉलो कीजिए, उससे आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। ग्रामर में बता चुकी हूँ कि ग्रामर कैसे कवर होगा। और बचा जो 5 चैप्टर आपके संस्कृत भाषा का साहित्य है, उद्भव और विकास है, वेदांग है, ब्राह्मण उपनिषद, ये सब पढ़ना तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। पतला पतला गाइड आता है, उसमें आपको डिटेल तो पढ़ना नहीं, एक बार आप रीडिंग लगाइए, आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको लंबा चौड़ा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो एक कहानी की तरह आप पढ़ लीजिए। और बाकी के जो आपके जो है मेघदूत है वो उसी सिलेबस में है। मेघदूत हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, उत्तर रामचरित, शिशुपाल वधम, शिवराज विजयम, तो ये सब कोई टफ नहीं है।
उत्तर रामचरित तो आप रामायण की कहानी शुरू से घर में सुनते आए हैं या टीवी सीरियल देखे ही होंगे, तो रामायण से और महाभारत से तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है कि मैटर नहीं है, तो वीडियोस है मेरे, आप उसको देख सकते हैं और सारा रिवीजन कर सकते हैं। और वैसे कुछ स्टोरी सब जो है वो तो आपको, आप पीडीएफ भी देखेंगे या गूगल या विकिपीडिया पे सर्च भी करेंगे तो उसमें आपको सारा मैटर है। तो अब एक बार शांति से बैठ के वो सारा मैटर इकट्ठा कीजिए, नहीं मिल रहा तो आप वीडियोस को देख कर रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाक प्रंसामहे किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है? ए मथुरा विजयम, बी महाभारतम, सी ऋतु संहारम या डी उत्तर रामचरितम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर रामचरितम का है। उत्तर रामचरितम का ये मंगलाचरण छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ए 93, बी 96, सी 97 या डी 99। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे जो 10-20 मिनट का वीडियोस बना रहे हैं, कितने श्लोक है, कितने सर्ग है, कितने क्या है, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 10 मिनट का ही देखना है, 10 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ, तो उस टाइप की वीडियो आप देखिए, उसमें आपको कितने श्लोक है, कहाँ से लिया गया है या किस सर्ग से है, तो ये सारे क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा आपको? मालविका अग्निमित्र में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ए 93, बी 96, सी 97 या डी 99। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी 97। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या था? 27। इसमें आपसे पूछा गया मालविका अग्निमित्र में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 97 नहीं होगा, इसमें क्या होगा? 96 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी कथा के नायक का नाम क्या है? ए चंद्रापिड, बी जयापिड, सी राजहंस या डी चंद्रपाल। तो कादम्बरी के कथा के नायक जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? चंद्रापिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशेदीय चरितम में प्रमुख रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए अनुष्टुप छंद, बी वंशस्थ छंद, सी आर्या छंद या डी उपजाति छंद। तो कौन सा हुआ है इसमें? करेक्ट ऑप्शन है डी उपजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रूपक का विभाजन किस प्रकार किया गया है? 10 रूपक का विभाजन किस प्रकार किया गया है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑप्शन ए 10 परिच्छद, बी 2 आनंद, सी 4 प्रकाश या डी 3 विराम। तो किस तरीके से किया गया है? सी 4 प्रकाश। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय की पुरुषार्थ त्रयी में कौन शामिल नहीं है? संस्कृत वाङ्मय की पुरुषार्थ त्रयी में कौन शामिल नहीं है? ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम या ऑप्शन डी मोक्ष। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? मोक्ष शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। धर्म अर्थ काम ये जो पुरुषार्थ त्रयी है उसमें शामिल है। शामिल क्या नहीं है? मोक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस के देवता कौन है? ये जो रस वाला होता है ना, रस, आप एक जगह रस लिखिए, रस का कलर भी होता है, रस कौन से कलर को डिनोट करता है वो, और उसके देवता कौन है। तो टोटल 9 का आप एक जगह कॉलम बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किसी किसी बुक में ऐसा कॉलम दिया हुआ है, जैसे आप हिंदी के लिए लूसेंट बुक देखते हैं तो लूसेंट बुक में आप देखेंगे कि उसका कॉलम बना हुआ है कि रस का कौन सा कलर है या किस देवता को समर्पित है, या उसका मतलब आप सोचेंगे तो उस रस का कलर क्या आएगा। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अद्भुत रस के देवता कौन है? ए कामदेव, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी यम या ऑप्शन डी गंधर्व। तो अद्भुत रस के देवता कौन है? अद्भुत रस के देवता है गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकों की कोटि में परशुराम की कोटि कौन सी है? ऑप्शन ए धीरोदात्त, ऑप्शन बी धीरोदत्त दत्त, ऑप्शन सी धीर ललित या ऑप्शन डी धीर प्रशांत। तो धीर प्रशांत तो हो ही नहीं सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
परशुराम की कोटि कौन सी है नायकों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धीरोदत्त। नेक्स्ट, विधि में कितने अंक होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो विधि में कितने अंक होते हैं? विधि में ओनली 1 अंक होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुर दाह किस रूपक का उदाहरण है? ए व्यायोग, बी भाण, सी समवकार या डी डिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली के चतुर्थ अंक का क्या नाम है? रत्नावली के चतुर्थ अंक का क्या नाम है? ए संघार, बी ऐन्द्रजालिक, सी छाया या डी कालनेमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऐन्द्रजालिक। और याद रखिए, जो आप लोगों में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, जिन लोगों ने लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भरा और संस्कृत लैंग्वेज रखा है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीजीएल वालों के लिए। तो अब वो लोग भी इस वीडियो को देखें, आपके लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ए बाणभट्ट, बी भरत, सी कालिदास या डी भाष। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इजी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कौन है ये? कालिदास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोत्कामी गंधर्व का आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? योषित कामी गंधर्व, नाम क्या है? योषित कामी गंधर्व का आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी तैत्रीय ब्राह्मण या डी शतपथ ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऋग्वेद, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी तैत्रीय ब्राह्मण या डी शतपथ ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याध्यायी क्या है? ऑप्शन ए सोमयज्ञ, बी हवि यज्ञ, सी शस्त्र या डी अंत्येष्टि विधि। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? अग्न्याध्यायी क्या है? ये है आंसर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हवि यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, कितने करेक्ट आपने किए हैं? निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम क्या है? ये तो इजी है। नंबर 1 सीमांतोन्नयन, बी समावर्तन, सी वेदारंभ या डी नामकरण। अब इसको आपको अरेंज करना है। ऑप्शन ए 1 3 2 4, बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 1 3 4 2 या ऑप्शन डी 1 4 3 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पहले 1 होगा, 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिप्लाद मुनि के आश्रम में आए 6 ऋषियों से संबंधित विवरण किस उपनिषद में मिलता है? कौन से मुनि के आश्रम में? पिप्लाद मुनि के आश्रम में आए 6 ऋषियों से संबंधित विवरण किस उपनिषद में मिलता है? ए मांडुक्य उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी केन उपनिषद या डी कठ उपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रश्नोपनिषद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों में से सामवेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, मुक्तिको उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों में से सामवेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 19। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवकार आरण्यक का संबंध किस वेद से है? तलवकार आरण्यक का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी शुक्ल यजुर्वेद या डी सामवेद।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? करेक्ट आंसर है डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख है? मैं पहले भी बोली थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख है? ए, पंचविश, ऑप्शन बी षडविश, ऑप्शन सी गोपथ या ऑप्शन डी कट। तो करेक्ट आंसर क्या है? गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद के किस कांड में दिए मंत्र दुःस्वप्नों के विनाशक माने गए हैं? अथर्ववेद के किस कांड में दिए मंत्र दुख स्वप्न, जो बुरा सपना होता है, दुःस्वप्नों के विनाशक माने गए हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 19। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अथर्ववेद के किस कांड में, तो आपको कांड का नंबर बताना है कि किस कांड में दो स्वप्नों के विनाशक माने गए हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें? 16, 17, 18, 19। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में साम गानों की कुल संख्या कितनी है? सामवेद में साम गानों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2323 मतलब 2323, ऑप्शन बी 2367, ऑप्शन सी 2722 या ऑप्शन डी 2872। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी 2722। सामवेद में साम गानों की कुल संख्या कितनी है? 2722। आप यहाँ पे ऐसे पढ़िए कि आपको वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहे। जितने बार हो सके आप इसको रिपीट कीजिए। ये नहीं कि 10 मिनट या 20 मिनट देकर छोड़ दिए। जितना कंप्लीट क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, आपको तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 70 क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। वीडियो फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है तो आप जितना हो सके उसको रिविजन कीजिए। हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किस वेद से है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या है? ए ऋग्वेद। नेक्स्ट ग्रामर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो तालु का उच्चारण स्थान तो आप लोग को पता ही है कौन कौन से वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी छ या ऑप्शन डी ह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? किसका तालु है? करेक्ट आंसर है इसका सी छ। च छ ज ज य, तो इचु या शानाम तालु पढ़े होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईषद स्पृष्ट का उदाहरण है? ए व, बी स, सी त या डी फ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए व। नेक्स्ट संधि है आपका गो प्लस यम, शब्द आपका क्या बनेगा? गौयम या गव्यम। ऑप्शन ए है गौयम, ऑप्शन बी गव्यम, ऑप्शन सी गोव्यम या ऑप्शन डी गव्योम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? गव्यम होगा, ठीक है। अब संधि से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा सूत्र आया है या कौन से संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि में किस भेद का उदाहरण है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना इजी नहीं आ जाएगा कि सिर्फ संधि देकर पूछ दिया जाए, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता भी है कि इतना इजी सेट क्वेश्चन आएगा क्या, जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है या पूछा भी है कि इतना इजी सेट आता है क्या। सेट इजी नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं कि आपको कि इसरो या नासा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 50% क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो सभी कैंडिडेट आंसर कर पाए। उसके बाद लेवल बढ़ता है 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन जैसे आप जाइएगा, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसा होगा जो सभी लोग आंसर कर पाए। जिसने संस्कृत 9-10 तक पढ़ा है वो भी, या जो पीएचडी करके बैठे हैं वो भी, या कहीं आप प्रोफेसर होंगे, में भी बहुत सारे लोग होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे संस्कृत में, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कहीं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे वो भी इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो लेवल इस तरीके का रखा जाता है जो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएचडी वाले कर पाए या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कर पाए।
ऐसा रहता है कि ग्रेजुएशन लेवल ही ये नाम है, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का मतलब क्या होता है कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और लैंग्वेज इसलिए दिया गया है कि आप किस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शन में, तो जिस भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हैं उसी से आपको रखना है। तो ये नहीं कि सब टफ ही आएगा, सब आपसे जेआरई टफल लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप का होगा, क्वेश्चन बनाने वाले भी तो कहीं मार्स या नेपच्यून प्लूटो से तो नहीं आ रहे ना, वो भी झारखंड से ही है, वहीं से है, वहां का जो सिलेबस है या जो कॉलेज में पढ़ाया गया है या जितने भी टीचर्स वाले एग्जाम हो रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन होगा। इतना इजी या इतना टफ हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम लोग को अपना सिर्फ सिलेबस कवर करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए कोई और बैठा हुआ है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे होंगे वो अपने हिसाब से ही बनाएंगे कि स्टूडेंट किस लेवल का आंसर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है 50 का? देखिए 50 का करेक्ट आंसर है बी, गव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनुस्वार किस संधि का सूत्र है? अगर आपने संधि पढ़ा है तो संधि के सूत्र भी पढ़ेंगे। ए, स्वर संधि, ऑप्शन बी, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी, व्यंजन संधि और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनुस्वार संधि किस संधि का सूत्र है? करेक्ट है आपका व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति हिमम में कौन सा समास है? सॉरी, अति हिमम शब्द जो है या पद जो है इसमें कौन सा समास है? ए, अव्ययी भाव, ऑप्शन बी, तत्पुरुष, ऑप्शन सी, द्विगु या ऑप्शन डी, कर्मधारय। तो आपको पता ही है अव्ययी भाव समास हम लोग कैसे पहचानते हैं? जिसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो अति हिमम में देखिए क्या है, अति जो है क्या है? अव्यय शब्द है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। और बाकी जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक की विभक्तियों का चिन्ह लगता है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। और कर्मधारय में क्या होता है? उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य का भाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसमें आपको बोल दिया गया है कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए, दासी पुत्र, जब भी आप समास देखते हैं तो उसका विग्रह कीजिए। ऑप्शन ए, दासी पुत्र, ऑप्शन बी, हंसौ, ऑप्शन सी, दशानन, ऑप्शन डी, घनश्यामा। तो आप इसमें दासी पुत्र का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दासी का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष, काके की लग रहा है तो कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। हंसौ, अगर आप हंसों का विग्रह करेंगे तो द्वंद्व समास हो गया। दशानन का विग्रह करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो गया। ऑप्शन डी बचा क्या? घनश्याम। तो घनश्याम क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास क्यों होगा? क्योंकि घन श्याम, श्याम मतलब काला, घन मतलब बादल, तो काला बादल, काला बादल जब हम लोग बोल रहे हैं तो एक विशेषण एक विशेष से आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सहयुक्ते अप्रधाने किस विभक्ति का सूत्र है? यहां आपसे कारक से पूछा जा रहा है। सहयुक्ते अप्रधाने किस विभक्ति का सूत्र है? अगर आपने कारक अच्छे से पढ़ा है तो आप सूत्र देखते सही आंसर कर देंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े हैं और आपको सूत्र याद है तो आप देन एंड देयर आंसर कर देंगे। ऑप्शन ए, द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन सी, चतुर्थी विभक्ति या ऑप्शन डी, पंचमी विभक्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी। सहयुक्ते प्रधाने, जैसे सह, साकम, साधम ये सब जो वर्ड होता है तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे रामेण श सीता, तो राम के साथ सीता, तो इसमें क्या लग रहा है? सह शब्द लग रहा है, तो तृतीय विभक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोशु गोशु दुह गोशु दुहम मानासु गतः में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सप्तमी विभक्ति। इसका भी सूत्र है, तो जितने भी प्रथमा से लेकर अधिकरण के सूत्र हैं वो आप याद रखिए। क्वेश्चन सूत्र से डायरेक्ट भी पूछता है या फिर सेंटेंस देकर पूछा जाएगा, या आपसे विभक्ति से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
प्रत्यय से ये क्वेश्चन। कुमारी में कौन सा प्रत्यय है? ए, ऑप्शन ए है दीप प्रत्यय, इंक प्रत्यय, डन इंक प्रत्यय। ऑप्शन बी ईश प्रत्यय, ऑप्शन सी इंक प्रत्यय, या ऑप्शन डी ढक प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? ई प्रत्यय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिंदम में कौन सा प्रत्यय है? अरिंदमा में कौन सा प्रत्यय है? ए क्विप प्रत्यय, बी ल्यूट प्रत्यय, सी खच प्रत्यय, या डी अण प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी खच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव में कौन सा प्रत्यय है? भव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अच प्रत्यय, बी शाकण, सी अलूच, या डी अप। तो भव में क्या है? अप प्रत्यय है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतः में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए तसिल, ऑप्शन बी यत, ऑप्शन सी मात्रच, या ऑप्शन डी वतुप। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? तसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभी में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, या डी चतुर्थी। तो शब्द क्या है आपका? राजभी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलकापुरी की समृद्धि का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन ए उत्तर मेघ, बी पूर्व मेघ, सी दोनों में, या डी किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी की समृद्धि का वर्णन उत्तर मेघ में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? ध्यान दीजिए, मेघदूत में सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? ए आबू पर्वत, बी मंदिर पर्वत, सी कैलाश पर्वत, या डी विंध्याचल पर्वत। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कैलाश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? ए नासिक, बी उज्जैन, सी भोपाल, या डी अवंती। तो क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? बी उज्जैन नदी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ की टीका कितने श्लोकों पर है? ऑप्शन ए 30 से ज्यादा, बी 40 से ज्यादा, सी 50 से ज्यादा, या डी 60 से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी 50 से ज्यादा। मल्लीनाथ की जो टीका है उसमें 50 से ज्यादा है श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में अलकापुरी का सही नाम क्या है? ए रामनगर, बी अणुनगर, सी कुंजनगर, या डी वसुनगरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी वसुनगरी। वसुनगरी मेघदूत में अलकापुरी का सही नाम है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का पहला रूपक कौन था? ए मालविकाग्निमित्रम, बी मेघदूतम, सी कुमार संभवम, या डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मालविका अग्निमित्रम मेघदूत कालिदास का पहला रूपक है, मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती थी? ए कण्व आश्रम, बी मारीच आश्रम, सी विश्वामित्र आश्रम, या डी वशिष्ठ आश्रम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी मारीच आश्रम। मारीच आश्रम में जब दुष्यंत जो है शकुंतला को त्याग कर दिए थे तो उस समय शकुंतला कहाँ रहती थी? मारीच आश्रम में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में पहुंचे? ए मारीच आश्रम में, ऑप्शन बी विश्वामित्र के आश्रम में, ऑप्शन सी कण्व के आश्रम में, या ऑप्शन डी वाल्मीकि के आश्रम में। तो दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में पहुंचे? कण्व के आश्रम में पहुंचे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम में अग्निगर्भा शमीमेव कौन है? अभिज्ञान शकुंतला में अग्निगर्भा शमीमेव कौन है? ए गौतमी, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी शकुंतला, या ऑप्शन डी प्रियंवदा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी शकुंतला। लास्ट क्वेश्चन, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे?
दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? ए सोमतीर्थ, ऑप्शन बी सची तीर्थ, ऑप्शन सी प्रयाग या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसमें करेक्ट आंसर है सोमतीर्थ। दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश किए थे तब महर्षि कर्ण जो थे कहाँ पे गए हुए थे? वो सोमतीर्थ में गए थे। तो ये आपका 70 क्वेश्चन का सेट यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखिए, 70 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।